गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपके सामने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है, कि जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। जो बच्चों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो काइंडली जाके इसके पहले वाला जो भी आपका लेक्चर है उसको पहले देखें, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन को कैसे हम लोग समझ पाएंगे, डायमेंशन का क्या क्या यूज़ है और क्या क्या इसका लिमिटेशंस है। तो ये इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में आपको बात करूंगा कि यूनिट तो पढ़ लिया, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन पे पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके डायमेंशंस को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि ये होता क्या है। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा पहले इसको आप कि डायमेंशन है क्या बाबू, और डायमेंशन का वर्क क्या है, और इसका सिग्निफिकेंस वगैरह सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं पावर। एक्सपोनेंट को ही क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट को ही बोला जाता है पावर टू विच द बेस, मतलब बेस कहने का मतलब हुआ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस कहने का मतलब हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी आपको 7 बताए थे, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज होता है, जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लिख रहे हैं एम एल टी, तो ये एम क्या है तो ये भी फंडामेंटल है, एल क्या है तो ये भी फंडामेंटल है, और टी क्या है तो ये भी फंडामेंटल है। तो इसके ऊपर जो पावर रेज हुआ तो एम के पावर ए रेज हुआ, एल के पावर बी रेज हुआ, सी और टी के पावर सी रेज हुआ। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का या उस क्वांटिटी का आपका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, जो पावर रेज्ड होगा और पावर रेज्ड हो जाने के बाद जो उसका एक्सप्रेशन बनेगा, उसी को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग किसके नाम से जानेंगे, डायमेंशन के नाम से जानेंगे। तो ये क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं बाबू पावर, ठीक है, टू विच बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, और वो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो छोटा सा एक यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल फार्मूला लिया है। इस फार्मूले के अंदर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे तो एज ए लेंथ एल से, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही होता है, तो एल को एल से मल्टीप्लाई करिएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एम के फॉर्म में लिखना है तो एम के फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा, तो अगर कुछ नहीं है तो m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, और t का पावर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m का पावर 0 हो गया, l का पावर 2 हो गया, और t का पावर यहाँ पे क्या हो गया, 0। मतलब उसको अगर आपको एम के फॉर्म में लिखना है तब, ठीक है ना, तो यहाँ पे एल स्क्वायर तो पहले तो है ही, तो इसको नहीं है, एल एम भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे आपका टर्म लिखा हुआ है कि इसका क्वांटिटी का डायमेंशन आपका m का पावर 0, l का पावर 2 और t के पावर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको डायमेंशन का फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपका डायमेंशन निकलेगा, और भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया होगा। चलो, कुछ है लिखना आपका, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे दिया है कि कैसे कैसे वो निकलेगा। देखो, कुछ कुछ का हम आपको बता देते हैं कि कैसे ये निकलेगा। जैसे यहाँ पे अगर देख लें, अगर यहाँ पे हम देख लें, फर्स्ट है आपका मास डेंसिटी, ठीक है ना, फर्स्ट है आपका मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी, मास है डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी कहने का मतलब आपका हुआ रो। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास और बटा क्या, वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को आप कैसे लिखिएगा, तो मास को आप लिखिएगा m से। मास को आप कैसे लिखिएगा, तो मास को लिखिएगा m से। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यू, और मीटर क्यू कहने का मतलब आपका क्या हो गया, एल क्यू, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट होगा आपका एम एल के पावर 3, और इसको और टी के फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल 3 टी के पावर 0,
ml3 t के पावर 0। ठीक है, तो ये आपका मास डेंसिटी का क्या हो गया, ये आपका ये डायमेंशन हो गया, जो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड कहने का मतलब हुआ कि t के पावर -1 हो गया, t का पावर -1 हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mlt के फॉर्म में, तो m 0 हो गया, l 0 हो गया, और t के पावर -1 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर है आपका फोर्स, ठीक है, ऐसे ही सबका निकलेगा। फिर है आपका फोर्स, तीसरा आपका है फोर्स। तो फोर्स को देख लो, तो फोर्स का आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को कैसे लिखोगे, तो m से, मास को कैसे लिखोगे, m से, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहने का मतलब आपका हो गया मीटर। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बटा टाइम, इसको ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसका फार्मूला डिड्यूस कर लेते हैं। चलो इसको पहले लिखते हैं। तो ये तो समझ में आया होगा आपको। चलो उसके बाद देख लो फोर्स, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m, और एक्सेलरेशन करने का मतलब हुआ वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बटा टाइम, तो ये हो गया m, और वेलोसिटी कहने का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो t, और ये नीचे में t मिलकर हो गया t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, और ये d बटा टी स्क्वायर, चलो तो ये मास का हो गया m। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एज अ लेंथ, t एज अ टाइम, तो t स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिखोगे, m l t का पावर -2। ये निकल गया आपका किसका, तो ये निकल गया आपका फोर्स का। ठीक है, या डायरेक्टली अगर आपको एक्सेलरेशन का पता है तो डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन का पुट करके वहाँ से निकाल सकते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट है, बहुत सारा है, आप निकालिएगा 1 बाय 1 करके। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला पता हुए आप रहे आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्पल्स, तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स को अभी जस्ट निकाले हैं, तो फोर्स का क्या होता है mlt-2, फोर्स का होता है mlt-2, और ये टाइम है, तो टाइम का क्या हो गया t, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा mlt का पावर -1, ये हो जाएगा mlt का पावर -1। तो इसी तरीके से सारे का निकलेगा। फिर है आपका वर्क, तो वर्क बराबर आपका क्या होता है, तो वर्क बराबर आपको पता है कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स का आपका जस्ट अभी निकला हुआ है, तो फोर्स का हो गया mlt-2, डिस्प्लेसमेंट एज ए लेंथ मतलब हो गया l। ठीक है, और ये हो गया l स्क्वायर t का पावर -2। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका वर्क है स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कारण कि ये यूनिटलेस होता है। ये स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन से, और ये होता है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बटा क्या, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। चलो, तो ऊपर में भी और नीचे में भी डायमेंशन है, ऊपर में भी डायमेंशन है। तो डायमेंशन आपका लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों का यूनिट तो सेम होगा। तो यहाँ पे इसका किसी तरह का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन फार्मूला। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन आपका नहीं होता है, नो डायमेंशनल फार्मूला है ना, इसका कोई आपका डायमेंशन नहीं होता है। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कैसे निकलेगा, चलो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है, देखो ये पढ़ना है आप सभी, अभी फॉर्मूला जान लीजिए। ये होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस का अभी जस्ट
अभी जस्ट निकाले हैं, ठीक है, स्ट्रेस का अभी जस्ट निकाले हैं, मतलब स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी निकाले नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस का अगर निकालना है तो फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्स का हो जाएगा mlt-2, और एरिया का आपका क्या हो जाएगा, तो एरिया का हो जाएगा L², एरिया का हो गया L², दो गो में से एक हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस का, ये हो जाएगा ml का पावर -1 t का पावर -2, ये यंग्स मॉडुलस का है। सरफेस टेंशन, ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, ये होता है फोर्स बटा लेंथ। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के ई हाफ mv², हाफ mv²। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा या किसी तरह का कोई भी डिजिट होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा या किसी तरह का कोई भी डिजिट होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होता। जैसे आपका फॉर्मूला के आगे लगा हुआ है हाफ mv², तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो बचेगा किसका, तो होगा किसका सिर्फ, तो सिर्फ आपका हो गया, यहाँ पे देख लो, ये मास का लिखेंगे m, ठीक है, मास का लिख दिया m, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का आने का मतलब L/T, ठीक है, L/T का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये क्या लिखाएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ml² t का पावर -2, ml² t का पावर -2। कोई भी नंबर जैसे थीटा हो जाए, पाई हो जाए, 1/2 हो जाए, या कोई भी नंबर अगर आपका रहेगा वो उसका किसी तरह का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, कारण कि वो कांस्टेंट नंबर है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन था जिसका मैंने आपको करवाया, ठीक है, और भी बहुत सारे आएंगे, उसको 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है, इसी में होगा तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे में क्या है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, ये आपको बनाना है। सरफेस एनर्जी, ये सब आप लोग क्या करना है, ये सब को आप नोट करें, ये सब को आप नोट करें, ठीक है ना, ये सब को आप नोट करें, और नोट करने के बाद सबका बुक से हेल्प लें, ठीक है, बुक से हेल्प लें, और हेल्प लेने के बाद सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, उसका डायमेंशन लिखें। फिर आपका है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखें किताब में, ठीक है, बुक का हेल्प लें, नोट्स का हेल्प लें, वहाँ से आप इसका लिखें। एक है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हम थोड़ा आपको बता देते हैं। टॉर्क, इसका भी फॉर्मूला आप देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी फॉर्मूला आप लोग देखें, ठीक है। फिर है आपका क्या है, बहुत सारा है यहाँ पे, ये होमवर्क के लिए दिया हुआ था, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा होमवर्क के लिए दिया हुआ था। तो ये पूरा जो है कितना है इसके अंदर में, टोटल यहाँ पे है आपका 20-15, ठीक है ना। तो ये सब आपको बाबू बनाना है, और ये एज ए वर्क है, आपका होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। ये जितना भी है आपका सबका लिखना है, और बाकी जो इसके अलावा जो रेस्ट बच जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है लिस्ट इसका, बाकी जो रेस्ट आपका बच जाएगा उसका पूरा PDF फार्मूला के साथ, डायमेंशनल फार्मूला के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ सेलेक्टेड है, ठीक है ना, सेलेक्टेड है जिसका मैं कुछ कुछ का बता देता हूँ। जैसे एक अगर हम बात कर लेते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकलेगा, इसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकलेगा कैसे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं एक्सपैंड करके, ठीक है। चलिए, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम कैसे निकालेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकलेगा। तो देखो, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, इसको पढ़ाया भी जाएगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। उसी में एक टर्म आएगा वो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है काइनेमेटिक। तो यहाँ पे हम डायनेमिक का बात करेंगे। देखो, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है बाबू, और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला होता है टॉ, फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू, ठीक है, टॉ इज इक्वल टू म्यू, और ये होता है du अपॉन dy, du अपॉन dy, du अपॉन dy, ठीक है। ये टॉ को बोला जाता है शियर स्ट्रेस, बताएंगे शियर स्ट्रेस क्या होता है, अभी सिर्फ नाम आप सुन लीजिए। ये टॉ को बोला जाता है शियर स्ट्रेस, ये टॉ को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। म्यू को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अभी आपको विस्कोसिटी का टाइप नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए आप इसका नाम जानिए कि ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए,
ग्रेडियंट अगर आपको किसी का निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी का निकालना है, एनर्जी का निकालना है, फोर्स का निकालना है, किसी का भी ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आपको डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आपको डिस्टेंस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपका लिखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहने का मतलब जो वेलोसिटी होगा u और उसको आपको डिस्टेंस से क्या कर देना है, डिवाइड मार देना है, तो वो कहलाता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। निकालना आपका किसका है, तो यहाँ पे आपको निकालना है म्यू का, तो म्यू को यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे, म्यू को यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे। तो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस को, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और ये फोर्स कैसा होगा, किस तरह का होगा, एरिया कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो जब इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। और पढ़ना है फिजिक्स 1 में, आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर में ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आगे आ जाइए। अब ये फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा म्यू, म्यू और ये हो गया डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन क्या, डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है ना। अब यहाँ से म्यू को हम सेपरेट करेंगे, म्यू को हटाएंगे तो म्यू को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एफ बटा ए अंडर ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी यू, और दिस विल बी इक्वल टू क्या, म्यू। जिसका भी आपको निकालना है उसको वहाँ से आप क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, हटा दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से इसको लिखेंगे तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला फोर्स। अब ये म्यू इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा कि म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है ना। और ये हो गया ये आपका म्यू, और फोर्स का लिखते हैं हम लोग, ये होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बाई एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इंटू डी वाई डिस्टेंस है, इसका हो जाएगा लेंथ, और ये वेलोसिटी है तो ये हो गया एल टी के पावर -1, वेलोसिटी का हो गया एल टी के पावर -1। चलो यहाँ से एक एल जाएगा, ठीक है, और एक एल, दो गो एल ऊपर में है, दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, तो देख लो, बचेगा आपके सामने एम, फिर आपका एल से एल चला गया है, ठीक है, एल यहाँ पे है, एल का पावर -1 और ये 1 टी, तो टी का पावर -1, टी का पावर ये ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। एक बार देख लो, रीचेक कर लो, एम एल टी -2 एम हो गया, एम यहाँ पे आ गया, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल नीचे में बचा हुआ है, एल का पावर -1 हो गया, -1 पावर में है और ये ऊपर जाएगा तो +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम एल -1 टी -1, तो म्यू का हो गया आपका एम एल -1 टी -1, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है, ठीक है। तो कुछ लंबे टर्म्स निकलेंगे जिसका आपको निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से हम एक और आपको फॉर्मूला बता देते हैं, एक और फॉर्मूला है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एज अ क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी मतलब म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है आपका डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसी तरीके से अगर और हम कैलकुलेट करें और का निकालें, तो जैसे एक और हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। एक और टर्म है, जैसे यहाँ पे देख लो, देख लेते हैं, राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल जी, ठीक है।
इसका क्या फॉर्मूला होता है, ज़रा इसको भी हम लोग देख लें। चलो देखो, तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करो। देखिए F इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख पाइएगा। एकदम क्लियर कट बात है, एकदम इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा चीज़, इसके बाद का जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक आपके सामने आएगा, जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा तब तक आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको एनी हाउ किसी भी स्थिति में फिजिकल क्वांटिटी का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। या तो आप बुक का हेल्प लीजिए या तो आप फार्मूला रटिए। तो सारे फार्मूला रटना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ सेलेक्टेड का आप याद रखिए। एग्जामिनेशन में एकदम श्योर शॉट है कि क्वेश्चन रहता ही रहता है, आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए बुआ ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है और करना है इसको। तो देखो एफ तो यहाँ से जी का निकालना है, तो जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो जी और ये फोर्स ऊपर में आ गया, तो फोर्स का होता है m(L)t-2 और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो गया लेंथ, तो ये हो गया L स्क्वायर और नीचे में है आपका मास, तो मास का हो गया पहला मास ये और ये दूसरा मास ये, ठीक है ना। एक मास से एक मास चला गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा m का पावर, m नीचे है तो m का पावर -1 हो गया, l यहाँ है l यहाँ है तो l का पावर 3 हो गया और ये क्या हो गया -2 हो गया। तो इस प्रकार से सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। इसके पहले जितना भी है, ठीक है ना, इसके पहले आपको जितना भी है इसको नोट कर लीजिए। इसके पहले जितना भी है वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके पहले जितना भी मैंने आपको जितना भी लिखवाया है 15 या 20, वो सारे का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है कॉपी के अंदर, उसको कैलकुलेट करके रख लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है कि आपको कुछ एक टेबल जाएगा पूरा का पूरा डायमेंशनल फार्मूला का, उस सारे डायमेंशनल फार्मूला का टेबल का पूरा वैल्यू आप कॉपी के अंदर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, उसका फार्मूला रहेगा और उसका डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, तो वो आपको पूरा का पूरा लिखना है। इसलिए लिखना है कि जब तक आप उसको नहीं लिखिएगा आगे का क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा, एकदम तय बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, हम इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन, या डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या होता है, तो कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं उस पर हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि क्या क्या इसका यूज है। तो आज का इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, ठीक है।